हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। अ, जब इलेक्शन पीरियड होता है तो हाई प्रोफाइल लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने आते हैं। जैसा कि आज बिल गेट्स नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया। आप अगर ध्यान दें 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे थे तो वेरी सेम टाइम यही बिल गेट्स इंडिया आया और इसी पीरियड के दौरान उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। फिर 2019 इलेक्शन आया। फिर वो पर्सनालिटी आती है इंडिया, मिस्टर अक्षय कुमार भी इंटरव्यू करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का और उसी सेम प्लेस पर। आज जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैं बताऊंगा क्या है, वो लागू हुआ है क्योंकि इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन अपने को आने हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है। उस दौरान ऐसे हाई पर्सनालिटी के लोगों का इस तरह से आना, इंटरव्यू करना, एक पॉलिटिकल एडवांटेज एडवांटेजेस पोजीशन पर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले जाता है। ये बहुत क्रूशियल पीरियड चल रहा है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हो जाता है उस दिन से इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करती है। इसका मीनिंग ये है कि आपसे कोई भी आप एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस करने के काम या कोई पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। किसी तरीके से अपने वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दारू शाड़ी जो भी बांटते हैं वो नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। इवन होर्डिंग भी हटा दी जाती है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं वो सारी चीज हटा दी जाती है। एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस कराने के लिए इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली गवर्नेंस को कंट्रोल किया हुआ है। इवन आप समझ लीजिए कि वो रेड बटन दबा दी गई है कि अब कोई पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करके अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। लेकिन ऐसे हाई पर्सनालिटी लोग भारत की डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। मैं ये इंटरव्यू इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी से अगर यही पूछना है कि डिजिटल अपने पॉलिसीज लाई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये किया, वो कि ये बात भी तो हो सकता है। इसी दौरान ही अभी 45 दिन इलेक्शन के हैं, फिर आप इस तरह से काम कर रहे हैं। अभी स्वीज इलेक्शन का अप्रैल में शुरू हो जाएगा। ये क्या चीज है? ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का तरीका नहीं है। ऐसे हाई पर्सनालिटी, वो बिल गेट्स कोई आम आदमी नहीं है, ना ही आम आदमी से नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये किस तरह से एक डेमोक्रेसी को, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। ये मेरे दृष्टि में ये गलत है। हर न्यूज मीडिया चैनल, पहली बात तो कोई फॉरेनर्स होता है और वो अमीर आदमी भी है, तो बिल गेट्स को कई एंगल से देखा जाता है।
बिल गेट्स को एक तो मैंने कहा कि वो फॉरेनर है, कुछ लोग भारतीय उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा, वो टेक्निकल हेड भी है कई सारे सेगमेंट्स का, तो जो टेक्निकल ग्राउंड्स के लोग हैं वो भी उससे इफेक्टेड होते हैं। तीसरा कंपोनेंट है इकोनॉमी, क्योंकि वो खुद भी उसका मास्टरमाइंड है, वेल्दी पीपल है, उसका भी इम्पैक्ट उसके साथ एसोसिएटेड होता है। और प्लस वो खुद इंटरव्यू कर रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज एडिंग इनटू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, उससे लिंकअप करता है तो फिर मोदी का जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बिल गेट्स कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री का हेड नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। तो ये इसी दौरान इंटरव्यू करने की, आप अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप जा करके देखें, अप्रैल 2014 में इसी सेम पीरियड में बिल गेट्स आया है और उसने प्रोडिक्ट किया कि भारत को ये वो है, इसको 2 टर्म मोदी को चाहिए तभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई स्टिक जादुई नहीं है कि भारत को जब मोदी जी आए थे तो लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक थे कि कुछ बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि चेंज नहीं आया या आया, जो भी है ठीक है, आप सभी देख रहे हैं। सवाल ये है कि इस हमारे इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट फेयर होना चाहिए और उस ग्राउंड पर होना चाहिए जिससे लोग अपने आप मेंटल मैकेनिज्म, उनको क्या बेनिफिट, क्या पॉलिसी है, क्या क्या नहीं है, क्या उसी का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके देन दे हैव टू गो फॉर वोट, नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एल्स। किसी के इन्फ्लुएंस में आप वोट ना करें, हैव टू एग्जामिन एवरीथिंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब आपके लोकल लीडर कौन है, लार्जली आप जानते हैं कि एमपीज एमएलएज लोग जानते ही नहीं कि हमारा एमएलए कौन जिसको मैं वोट दे के आ रहा हूँ, नहीं, वो पार्टी लाइन पर वोट देते हैं, नहीं बीजेपी सिंबल है, ये है, वो है, कांग्रेस है, ये नहीं। लार्जली हम अपने लीडर्स को, जो लोकल, जो जिनको हम वोट करते हैं, जिनसे हमें बेनिफिट है या नहीं है, एक्चुअली ये अगर आप देखें तो ये लीडर होते भी क्या है, नहीं ये लीडर्स क्या है, ये लीडर्स के हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसमें 2 फंक्शंस है, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन, समझ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पार्लियामेंट इन जनरल एंड पर्टिकुलर टू लोकसभा, समझ रहे हैं। और ये एग्जीक्यूटिव जब हेड होते हैं तो एग्जीक्यूटिव होने की वजह से अपनी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना, अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का भी असर इन पे होता है। अपने जो गुंडे गुर्गे होते हैं किनारे किनारे लगा के हर स्टेट में रखते हैं ये लोग, उनकी भी बातें सुनते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर कितने दबाव डालते हैं ये लोग, या फिर पुलिस सिस्टम पर भी कितने उनके इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इंटायर गवर्नेंस सिस्टम को इन लोगों ने अपने हाथ में, इस तरह हमारा सिस्टम भी बना हुआ है। आई डोंट नो, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि करप्ट है या फिर सिस्टम अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये हमारा सिस्टम है। अब आप इसको एग्जामिन करें कि ये सही है या गलत है। लेकिन हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्शनरी प्रोसेस है, सोशल इंजीनियरिंग काम करने का जो ये प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल बिल्डअप करने का जो प्रोसेस चल रहा है, ये है ना, इसके बड़े असरात होते हैं। आम आदमी इस बात को नहीं जानता। आपके पास जो ओपिनियन है ना किसी आम आदमी के प्रति, आपकी ओपिनियन क्या है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और फैक्ट इंफॉर्मेशन, इधर इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग, ये अलग बहस है। लेकिन कोई आदमी अच्छा है, कोई आदमी बुरा है, ये किस चीज कैसे पता चलता है, इंफॉर्मेशन जो आपको मिली हुई है ना। किसी पर आप गुस्सा होते हैं बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप उसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे ना और लॉजिकल वे में जा करके, तो आपको गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं नजर आएगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकली ये चीजें जो है ना, ये हैंडल की जाती है। ये अभी जो डेवलपमेंट किया जा रहा है ना, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेनन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी इज द बेस्ट यू नो लीडर। ये इंश्योरेंस किया जा रहा है, ये एश्योरेंस दिया जा रहा है इस इंटरव्यू के थ्रू। ये बिल गेट्स अभी कुछ दिन पहले शादी में डांस करने भी आया था, लेकिन मैं आपको साफ बताऊं, मैं किसी का भी फॉलोअर नहीं, ना बिल गेट्स, ना फलाने, ना ढिमकाने। मैं इतना जानता हूं कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं और हमारा जो लॉ है दैट शुड बी सुप्रीम, और हमारा गवर्नेंस बेहतर होना चाहिए, ठीक है, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं प्रॉपर फंक्शन करने चाहिए, बस इतना है। हमें एक
जैसा कि रूल ऑफ लॉ होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, है ना, फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए इन गवर्नेंस टू, और हमें हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। मुझे किसी से लेना देना नहीं है कि ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, ये मेरा अपना ऑब्जेक्टिव्स है, और मैं इसी तरह ही चीज़ों को देखता हूँ। लीडर्स अपने फंक्शन करें, अगर आप नहीं डिलीवर करते हैं तो मैं आपको वोट नहीं करता। वेरी सिंपल, हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है किसी के प्रति कि हम मोदी की दाढ़ी अच्छी लगती है तो इस वजह से हम उनको वोट देंगे, नहीं। वो शेविंग वेविंग नहीं करते तो इसलिए हमें वो अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी क्राइटेरिया जो है गवर्नेंस का वो प्रॉपर नहीं है, जिस तरह इन्होंने फ्रॉडुलेंट काम किए हैं, मिसलीड करने की कोशिश की है बीजेपी ने, ये मुझे इससे सख्त निराशा हुई है ना। गवर्नेंस जैसे कांग्रेस में थी, इंटरनल गवर्नेंस वैसे ही है। कांग्रेस ने भी जो पॉलिसी एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी रखी थी जिस ग्राउंड्स पर, वो आज भी उसको बीजेपी एक्सरसाइज करती है ना। कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है। ट्रांसफॉर्मेशन इतना है कि जो नेशनल एसेट थे इन्होंने सारे बेच दिए, है ना। अब ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन होने से लोगों को एक्सप्लॉइट करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है ना। इस पर एक बहस अलग से हो सकती है कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन सारे नेशनल एसेट बेच करके नरेंद्र मोदी जी अब स्टार्टअप्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस पर भी बहुत लंबी बहस हो सकती है कि सही था या गलत था, लेकिन मैं बीजेपी को मैं इनका बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं हूँ, है ना। ना ही गवर्नेंस अच्छा है, ना ही पुलिस ऑर्डर अच्छा है। आप देख ले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा देख लें कि किस समय कितने कितने क्राइम्स हुए हैं, जब से 10 साल इनका 10 साल उनका पीछे जा करके किस किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं। डेटा आप निकाल के कंपैरिजन कर लीजिए, है ना। तो आपको पता चल जाएगा किसका गवर्नेंस अच्छा था, किसका गवर्नेंस गलत था, है ना। अब इन्होंने डायरेक्टली बिना रूल को फॉलो किए हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को इन्हें इनकाउंटर करा दिया। क्या नाम है इनका, योगी जी को, नहीं, योगी जी ने इनकाउंटर करा दिया 10,000 लोगों को बिना एग्जामिन किए हुए, है ना, कोर्ट प्रोसेस के थ्रू। अब आप भी कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, तो मार देना सबको उचित बात है, कितने क्रिमिनल्स हैं, है ना। इस तरह नहीं होता, कई लोग क्रिमिनल नहीं भी हैं तो मार दिए जाते हैं, है ना। इसी ऐसे चलना शुरू हो, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है ना। और एक्सपेडाइट कर दीजिए इस चीज को, है ना। जैसे स्पेशल कोर्ट बनाते हो, इन सारे क्रिमिनल्स के लिए स्पेशल कोर्ट बना दो, है ना। 60, 70, 80, 90, 100 दिन के अंदर इनके लिए जजमेंट इनका आ जाए, है ना। ये भी प्रोसेस किया जाए, एक सेपरेट कोर्ट बना दीजिए स्पेशल कोर्ट की, सारे क्रिमिनल्स जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री शूटर्स का काइंड ऑफ क्रिमिनल्स हैं, इनके लिए अलग से ट्रीटमेंट कर दो, है ना। एटलीस्ट फेयर ट्रायल तो उन्हें दो, एटलीस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इनको फॉलो करना चाहिए, है ना। उसमें हो सकता है कि 60% लोग क्रिमिनल हो, 40% तो बेवजह मार दिए गए होंगे, है ना। या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उन्होंने क्रिमिनली छोड़ दी होगी, है ना, तो अभी भी वो मारे पीटे जा रहे हैं। इतने सारे क्रिमिनल्स थे क्यों, है ना। जो गवर्नेंस 70 सालों से चला आ रहा है, क्रिमिनल्स इतने सारे थे क्यों। सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी बीजेपी रही, कभी कांग्रेस रही, है ना। तो उसका भी तो अपना असर है। मैं ठीक है, लेकिन इसको एग्जामिन किया जा सकता है। मैं सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता हूँ कि लॉ को अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। वो उसमें किसी भी पर्टिकुलर, ना ही पॉलिटिशियन इंटरफेयर करे, ना ही कोई और। जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है कानून का, वो फॉलो किया जाए। हमें किसी के प्रति सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है ना। आप उस चेयर पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया बैठाया हुआ है, किसी के नहीं, उनकी अपनी पैतृक संपत्ति नहीं है वो, जिस पे लोग बैठे हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है ना, और करना चाहिए। यही लोग हैं जो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, है ना। यही अवार्ड देते हैं लोगों को प्रमोशन के तौर पर, और यही उसको डिमोशन करते हैं, यही उसको इंसल्ट करते हैं, यही सारा काम करते हैं। और इन्हीं के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर भी दे रखी है, तभी करते हैं ये, है ना। सिविल सर्वेंट्स को इनके हाथ से पावर डाइल्यूट करने की भी बात चली है, लेकिन अभी तक इन्होंने उसको होने नहीं दिया। 96 से डिबेट चल रहा है कि सिविल सर्वेंट्स को एटोनॉमी दी जाए, एटलीस्ट 2 साल उनको सर्विस टेन्योर दिया जाए, फिक्स टेन्योर, जहाँ पे वो ऑफिस ज्वाइन करें तो वहां पे रहें वो,
लेकिन यही लीडर्स हैं जो इसको करने नहीं देते, हैं, होने ही नहीं देते। तो यही लोग हैं जो क्लच में सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स को रखते हैं, बाकी सारे सिस्टम को खुद ही ऑपरेट करते हैं। नहीं, तो इस पर सब पे डिबेट होने की जरूरत है। जो मीडिया है आजकल, वो आप समझते हैं कि वो सारा प्राइवेटली फंडेड प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो, तो वो इन चीजों पे डिबेट नहीं करेंगे, वो एक ओपिनियन डेवलप करने का काम करते हैं। अभी उन्होंने इंटरव्यू किया है, अब उनका काम ये है कि प्रोलिफरेट करें, है ना, कि बिल गेट्स ने ये बात किया, वो बात की। अब 4, 6, 10, 15 दिन तक नहीं, जब तक इलेक्शन आने को होगा, ये मीडिया वाले उसमें अब लगे रहेंगे उसकी एक एक तारीफ करने में, है ना। तो मिस्टर मोदी के गवर्नेंस प्रोसेस को मैं ये नहीं कहता कि पूरा कंप्लीटली गलत भी है, लेकिन हाँ, इस पर मुझे दुख हुआ है कि ये झूठ बोलना, मिसलीड करना और गलत गलत तरीके से लेजिस्लेशन पास करना और टोटलिटेरियन एक वर्ड होता है, उस तरफ गवर्नेंस को ले जाना, है ना, कि हम ही सारा डिसीजन करेंगे, है ना। ये एक बीजेपी की इस पॉलिसी में मैं देखता हूँ कि जो रॉन्ग है। इन्होंने नेशनल जुडिशियल कमीशन भी बनाया है, अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में। जैसे मोदी ऑफिस ज्वाइन करता है, 4-7 महीने बाद इन्होंने वो लॉ पास किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को हम अपॉइंट करेंगे, है ना। जो अभी करंट सिस्टम है उसके थ्रू नहीं किया जाएगा, पहला इन्होंने। फिर तुरंत ही 99 अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कि बोला कि हमारी ऑटोनॉमी को कर्टेल कर रहा है, ठीक है। फिर से उस पर कई सारे डिबेट चलते रहे। आप समझें, उसकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज क्यों किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को? अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटेड जजेस इनके द्वारा होते, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो था ना, वो वैलिड करार दे दिया जाता, है ना, क्योंकि यही लोग अपॉइंट करते, यही हाँ ना करवा लेते। अगर यही लोग करते तो राम मंदिर का जो डिसीजन था ना, अपॉइंटमेंट, कितना भी फेयर होता, लेकिन जुडिशरी पर क्वेश्चन उठ जाता है कि नहीं, ये फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है ना। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है। अदरवाइज अगर जहां पर जस्टिस डिलीवरी पर क्वेश्चन उठने लगे, फिर समाज जो है वो करप्ट और फिर दूसरी दिशा में चला जाता है। वो फेयर होना भी चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए जुडिशरी को, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की उन्होंने बात की, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, इसमें कहाँ ट्रांसपेरेंसी थी? किसी ने किसको क्या दिया, क्या लिया, कहाँ ट्रांसपेरेंसी थी? और ज्यादातर, अब आपको पता है, 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बीजेपी को मिले हैं। 6,000 करोड़ कितना होता है, जरा कभी डिजिट पर लिख के देखो, मुंह से बोल रहा हूँ, सुनना आसान लगता है। 6,000 जोड़ो, फिर उसमें करोड़ लगाओ, बिंदी कई, है ना, तो अब देखोगे कितना अमाउंट होता है ना। इससे इलेक्शन खरीदा भी जा सकता है, साड़ी भी बांटी जा सकती है, इलेक्शन जीता भी जा सकता है। और आजकल साड़ी बांटने की भी जरूरत नहीं है, ये सारे मीडिया चैनल्स हैं, सारे न्यूज़पेपर्स हैं, सारे को खरीदा जा सकता है। अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी बात को रखी जा सकती है। जिसके पास पैसा होगा उसकी बात सुनी जाएगी। जैसे हमारा चैनल, अगर पैसा मेरे पास होता तो मैं अभी उसको फंड करके और फिर इसको मोनेटाइज करवा लेता, लेकिन नहीं होने की वजह से नहीं कर पा रहे। तो पैसे का इन्फ्लुएंस आप देखिए, अभी 1,000 करोड़ रुपए होता तो पूरे साल भर हमारा एडवर्टीजमेंट तो करते, है ना, उससे हमको भी अर्निंग होता, उनको भी अर्निंग होता, और व्यूअरशिप भी मुझे मिल जाती। बात समझें, इस तरह प्रोपेगेंडा गढ़ने की जो मशीनरी है, उनके पास पैसा अगर है, उस पे है। ऊपर से ये सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके अराउंड घूम रहे हैं, है ना। कैपिटलाइजेशन करने की वजह से बिजनेसमैन सारे अब उनके अराउंड घूम रहे हैं, उनको बेनिफिट है ना। अगर आप प्रोपोर्शनल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो जीनी कोएफिशिएंट जो है वो 0.40 के ऊपर हो गया है। तो मैं अभी जो ओपन अप करूंगा हर बात ना, तो आपको फैक्ट पता चलेगा। लेकिन ठीक है, आप इसको एग्जामिन करें खुद भी और देखें। सो मैं अपनी बात बंद करता हूं, लेकिन बीच में इलेक्शन के पीरियड में इस तरह के हाई पर्सनालिटी लोगों का आना, ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं, मैं नहीं समझता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।